अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में 2-3 अहम इश्यूज़ हैं जिन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जहांगीर तरीन साहब के मामले पर मैं चाहूँगा कि बात करें। उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर, एक तो उनकी और उनके साहबजादे की ज़मानत में तोसी हुई है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर जो एक बहुत सारी क़यासराइयाँ हो रही थी बैरिस्टर अली ज़फ़र की रिपोर्ट के हवाले से कि वो उनकी फेवर में है या नहीं, लेकिन उनका ये मानना है कि ये रिपोर्ट अब तक पब्लिक हो जानी चाहिए थी। गो उन्होंने भी यही कहा कि इस तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि मामलात उनकी फेवर में हैं या उनकी फेवर में नहीं है। लेकिन क्या डिले है कि जब कहा गया था कि मई के महीने में ये रिपोर्ट मंजर आम पर आ जाएगी, तो फिर अब तक इस रिपोर्ट को क्यों मंजर आम पर नहीं लाया गया और क्यों नहीं चीज़ें इस सारे मामले पर वाज़ेह हो रही। फिर एक और जो हम ख्याल ग्रुप के अहम रुकन है नज़ीर चौहान साहब, उनके ख़िलाफ़ मुकदमे की बात शहजाद अकबर साहब के हवाले से, और फिर जो पूरा एक एपिसोड चलता रहा है जिसमें उन्होंने कुछ इल्ज़ामात लगाए, गो कि हम उनकी बात यहाँ पर नहीं करेंगे और ना इस तरह के इल्ज़ामात लगाने चाहिए बग़ैर किसी सबूत के। लेकिन शहजाद अकबर साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर सबूत दिया और उन्होंने कहा कि जी वो तमाम तर मामलात पर यकीन रखते हैं। फिर मुकदमा दर्ज कराने की बात, फिर नज़ीर चौहान साहब जिस तरह मुख्तलिफ़ जगहों पर नमूदार होते रहे और अपने आप को गिरफ़्तार करने के लिए पेश करते रहे, फिर उनकी गिरफ़्तारी नहीं हुई, फिर अब मज़ीद तहकीकात होंगी और फिर ये सारा का सारा मामला सामने आएगा। लेकिन ये स्कैंडल जो है इस वक्त जो जहांगीर तरीन साहब से जिसको मंसूब किया जा रहा है शुगर स्कैंडल को, और फिर तहकीकात और फिर इसको कंक्लूड ना करना, ये मामलात बढ़ते जा रहे हैं और आगे यकीनन बजट ने भी पेश होना है, फिर पास होना है। गो के बज़ाहिर ख़बरें ये आ रही थी कि पंजाब से रिलीफ मिल रहा है इस ग्रुप को, लेकिन अब तक कोई चीज़ें वाज़ेह नहीं हैं और ये तनाव जो है इस गवर्नमेंट के दरमियान और तरीन ग्रुप के दरमियान ये बढ़ता जा रहा है। मैं चाहूँगा इस पर हम बात करें। इसके साथ साथ कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अवाम के टेलीफोन कॉल्स ली और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि माशाल्लाह इतने समझदार पाकिस्तान के तमाम तर कॉलर्स के हर कॉलर एक मुख्तलिफ इशू पर सवाल कर रहा था और कमो बेश मुल्क के तमाम इशूज़ का अहाता हो गया तमाम कॉल्स में। किसी ने कोई ज़ाती मसला तकरीबन ना होने के बराबर बताया, कोई मामला ऐसा नहीं था जो कि कौमी सतह पर नहीं है। हाउसिंग सोसाइटीज़ पर बात हुई, हुकूमत संभालने पर, कश्मीर और फ़लस्तीन के मसले पर, अपोजिशन के मकसद पर, रिंग रोड करप्शन पर, सूबों में पानी की तकसीम के मसले पर, हेल्थ कार्ड की तकसीम के मसले पर, कमोबेश तमाम चीज़ों का अहाता हुआ। तो ये जो वज़ीर आज़म साहब अवाम के साथ होते हैं, अपने आप को पेश करते हैं, सवालात लेते हैं, मैं चाहूँगा इन पर ज़रा मैं अपने मेहमानों की कुछ राय लूँ। और उसके साथ साथ एक और अहम मामला जो है वो PDM के हवाले से है, जहाँ पर हम मुख्तलिफ बयानात देख रहे हैं। नून लीग के अंदर से मुख्तलिफ रहनुमा मुख्तलिफ बयानात दे रहे हैं। खाकान अब्बासी साहब शदीद गुस्से में लगते हैं। वो शायद इस तरह के बयानात जब वज़ीर आज़म थे तो नहीं देते थे जो वो जनरल सेक्रेटरी होकर PDM के दे रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब के बयानात मुख्तलिफ हैं। फिर कहा यह गया कि अब नवाज शरीफ साहब ने हतमी फ़ैसला करना है कि नून लीग की सियासत मफाहमत पर होगी या मज़ाहमत पर होगी। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी को कोई वेलकम करने की बात करता है, कोई पीपल्स पार्टी को आउट होने की बात करता है। पीपल्स पार्टी ख़ुद ये कह रही है कि हमें कोई PDM में आने का शौक़ नहीं है। तो ये PDM और अपोजिशन और इनकी सियासत ये अब कहाँ तक जाएगी, मैं चाहूँगा ज़रा इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलो। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं PJ मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अब्दुल्ला गुल साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया गुल साहब आपके वक्त का भी। और कमर चीमा साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं आप भी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। PJ मीर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। सर कैसे देखते हैं सबसे पहले जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप, उनकी मसल, उनका स्ट्रेंथ कि एक बड़ी तादाद में लोग उनके पास पंजाब और कौमी असम्बली में भी हैं। यहाँ तो 3-3, 4-4 सीटों वाले इत्तेहादी बने हुए हैं और तरीन साहब अकेले होकर 10-10 MNAs की सपोर्ट लेके बैठे हुए हैं। और फिर ये जो मामला हुकूमत इसको सम अप नहीं कर रही, क्या सराइयाँ चल रही हैं कि क्या रिपोर्ट है वो फेवर में है या नहीं है, बट इसको कंक्लूड तो होना चाहिए सर कहीं ना कहीं, लेकिन ये कंक्लूड हो नहीं पा रहा सारा मामला। कैसे देखते हैं इसे आप? देखें असलान, इसको आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व करें कि जब भी जिन लोगों को कोई गवर्नमेंटल पोस्ट या आपके लिए कोई असाइनमेंट नहीं मिलती है, तो एक तो वो मायूस हो जाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के साथ इतनी रसाई नहीं है, वो एक्सेसिबल नहीं होते हैं, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो। और फिर क्या होता है, उनको एक एवेन्यू मिल जाता है जो कि इन्होंने जहांगीर तरीन का रूट
इस्तेमाल किया है। अब सबको पता है कि देखो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विदाउट इमरान खान इज़ 0-0 वेदर ए कम्स और बी कम्स और सी कम्स। अब जहांगीर तरीन के जो इशू है दैट नीड्स टू बी डिटर्मिन्ड एंड सर्टेन कि व्हाई इज़ जहांगीर तरीन बीइंग सिंगल्ड आउट एटलीस्ट एज व्हाट ही सेज। मैं इनसे मिला हूँ अभी 1 महीना पहले एंड यही बात हो रही थी कि वो कह रहे भाई आप मेरा ट्रायल करो, आप मेरा जो मर्जी एहतसाब करो, बट डोंट टारगेट मी, डोंट सिंगल मी आउट। आई एम नॉट अलोन इन दिस इंडस्ट्री। आप पूरी इंडस्ट्री को पकड़ो और उसको आप हाईलाइट करो। हर जगह मुझे आप हाईलाइट कर रहे हो, हर जगह मुझे आप इसको आप आप एक सम सॉर्ट ऑफ अ टेस्ट केस बना रहे हो। अब जब इस तरह की कोई बात होती है बिटवीन द नंबर 1 एंड ऑफ कोर्स जहांगीर तरीन हैज़ ऑलवेज बीन द नंबर 2, तो उसके अंदर आप देखते हैं कि लोग इस सिचुएशन का एडवांटेज उठाते हैं और ये एडवांटेज उठाया जा रहा है विच इज़ अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी। क्योंकि अगर ये आपने सही कहा, अगर इसको अभी रिजॉल्व नहीं करोगे ये जो फ्रैक्चर्स हैं ये बहुत बढ़ जाएंगे और ये फिर इरिपेयरेबल हो जाएंगे, which again will play in the hands of PMLN and PPP. So इस चीज़ को आपने बिल्कुल अच्छा इसको पिन पॉइंट किया। They need to be sitting down and talking it over, not mulling it over. ये मल कर रहे हैं, मलिंग का टाइम नहीं है, ये इस वक्त प्रैक्टिकलिटी का टाइम है टू रिपेयर ऑल द डैमेजेस। और भी बड़े पार्टीज में डिसिडेंट्स होते हैं, हर पार्टी में होते हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन याद रखें ये वो लोग होते हैं जिनको कोई पोजीशंस नहीं मिलती हैं, जिनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती हैं, और ये हर तरीके से कोई नईम के थ्रू जा रहा था, कोई इसके थ्रू जा रहा था। पीजे मीर साहब, मुझे एक बात बताइएगा, ये शहजाद अकबर साहब इतने अजीज इमरान खान साहब को कब, कैसे और क्यों हो गए? बहुत सारे लोग ये समझने से कासिर हैं। कोई इंफॉर्मेशन इस पर है आपके पास? Well, this is what Jahangir told me. He said कि मुझे तो समझ नहीं आती है कि why is he targeting me. उसने तो बड़ा क्लियरली मुझे कहा, इनफैक्ट उसने आज़म खान का भी नाम लिया। तो he said कि ये शहजाद अकबर ये किसकी लाइन टो कर रहा है, why is he doing it? तो मैंने कहा यार have you spoken to Imran? तो कहते हैं हाँ I've spoken to Imran in the last few weeks and all of a sudden we are not speaking right now. But the thing is कि why, to your question, कि ये शहजाद अकबर why is he being proactive against particularly against जहांगीर तरीन? यही जो आप कह लो कि जो सिचुएशन थी अलीम खान के साथ तो नहीं थी इतनी, ये इधर कुछ ज़्यादा है। सो व्हाट इज़ द क्वेश्चन? अब इसके अंदर से देयर आर लॉट ऑफ कंस्पिरेसी थेरीज विच आई डोंट वांट टू गो इनटू, बट अकॉर्डिंग टू जहांगीर तरीन ही हैज समथिंग अगेंस्ट हिम एंड ही इज टारगेटिंग हिम पर्सनली। राइटली सेड। मैं अब्दुल्ला गुल साहब की जाने बढ़ूंगा। गुल साहब, आप कैसे देखते हैं ये शहजाद अकबर साहब इनिशियली तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे और पहले 90 दिन में इन्होंने अरबों रुपए की जायदादों का सुराग लगा लिया था। टू माई मेमोरी दुबई में इनको पता लग गया था, इंग्लैंड में इनको पता लग गया था चीज़ों का। फिर ये डायरेक्शन किस वक्त तब्दील हुई कि वो कोई पैसा वापस नहीं आया एहतसाब के नाम पे। ये 3 साल से मौजूद हैं, कोई पैसे वापस नहीं आए जिसका सुराग लगाया गया था, और अब तमाम तर फोकस एक इस पर्टिकुलर ग्रुप की तरफ है। और अगर वो ऑब्वियसली कोई नहीं जानता कि वो किस हद तक मुलव्वस हैं या नहीं है, बट ये सॉर्ट आउट नहीं हो रहा, ये तो स्ट्रेच होता जा रहा है, आगे से आगे बढ़ता जा रहा है, कंक्लूड नहीं हो रहा। ना वो कंक्लूड हुआ जो सुराग लगाए थे, ना ये जो अपनी हुकूमत है और अपने इत्तेहादी हैं, अपने ही साथ हैं, ना इनके बारे में कोई चीज़ हतमी हो रही है। फिर क्या एहतसाब हो रहा है? सर सवाल तो ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया बहुत बहुत। पीजे साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की और आपका बयानिया। देखिए, पहली बात तो हमें समझने की चाहिए कि लुक बिजी एंड डू नथिंग। शहजाद अकबर साहब जिस तरह से कोई काम तो कर नहीं रहे, उन्होंने किसी न किसी के ऊपर मुद्दा डालना है ताकि उनके ऊपर से नजरें दूर रहें और वो मीडिया में अपने आप को अलाइव रख सकें। अब ये सारी जंग जो है ये किसी सूरत मीडिया के अंदर चल रही है और कुछ अपने ज़ाती मफादात की तरफ चल रही है, बजाय इसके कि जहांगीर तरीन साहब का जो भी है तरीका वो तो एक पार्टी का इंटरनल अफेयर है, उसके ऊपर डील करना चाहिए। लेकिन उससे हट के मैं ये समझता हूँ कि हमें ये देखना है कि शहजाद अकबर साहब के ऊपर कोई ये क्यों नहीं क्वेश्चन कर रहा कि उनकी क्या परफॉर्मेंस है। उनकी 0/0 परफॉर्मेंस है और वो सब तमाम बातें जो थी वो झूठ के ऊपर मबनी थी। इसलिए जो एक ख़ास ईमा के ऊपर हमें ये भी प्रोब करना चाहिए कि शहजाद अकबर साहब के किन लोगों के साथ मरासिम है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जहांगीर तरीन साहब को दूर करने का मकसद ये भी हो सकता है कि पार्टी के अंदर एक दरार डाली जाए, पार्टी को वीक किया जाए। पार्टी के, अगर आपने जिस तरह शुरू में अपने बयानिए में कहा कि किसी के
साथ 2-3 MNA होते हैं तो वो बहुत किंग बना फिरता है। तो यहाँ तो उनके साथ एक नंबर ऑफ जो है वो पार्लियामेंटेरियंस मौजूद हैं, तो फिर उनको क्यों साइडलाइन किया जा रहा है? हमें ये भी पता है कि कुछ मुल्तान के हवाले से कुछ लोगों की पर्सनल एनिमोसिटीज भी हैं। हम इससे पहले देख चुके हैं कि बागी को कैसे दागी किया गया, ये भी हमें जानते हैं, और फिर किन्होंने किया, किस तरह से किया, वो आप भी जानते हैं और ये कौम भी जानती है। अब मसला यह है कि जो सूरत हाल चल रही है पीटीआई के अंदर और जो इंटरनल पार्टी अफेयर्स हैं वो मेरे ख्याल में इतने फ्रेजाइल हो चुके हैं कि वो फ्रेगमेंटेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। और बजट के अंदर जहांगीर तरीन साहब से क्योंकि मेरी भी बातचीत हुई और मैं ये समझता हूँ कि जहांगीर तरीन साहब वेल अवेयर है इस मामले के ऊपर कि उनके साथ जो वादे वईद किए जाएंगे वो टेम्पररी होंगे, क्योंकि माजी में जो हुकूमत ने कुछ पार्टियों के साथ, कुछ इंडिविजुअल्स के साथ मुआहदात किए थे उसके अंदर उन्होंने फुलफिल नहीं किए वो मुआहदात। इसका मतलब यह है कि जहांगीर तरीन साहब एक समझदार आदमी हैं और अब बगैर वो एक मेरे ख्याल में एक इलेक्टेड मेंबर के अगर वो इतना बड़ा ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं और पंजाब में एक अनरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, तो ये भी सोचना चाहिए कि पीटीआई के अंदर या पीटीआई से बाहर एक तंजीम बन सकती है, एक और ऑर्गेनाइजेशन मूव कर सकती है। और अगर वो और ऑर्गेनाइजेशन बन गई तो फिर क्या उनको जिस तरीके से काफ लीग है या दीगर छोटी बड़ी पार्टियां हैं या MQM है, तो फिर वो भी हुकूमत के इत्तेहादी बन सकते हैं और अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे बन सकते हैं। तो ये हुकूमत को फियर करना चाहिए और हुकूमत को ये सोचना चाहिए, बिलखसूस इमरान खान साहब को, कि वो अपने आस्तीनों में सांप तलाश करें। उनको मालूम है कि वो आस्तीन के सांप कौन हैं। जो उनकी इलेक्शन से पहले की बयानात थे लोगों के मुतालिक, उनके ऊपर वो जरा गौर और फिक्र करें, उनको पता चल जाएगा कि उनकी पार्टी डिक्लाइन के ऊपर क्यों है। राइटली सेड। कुल साहब पॉइंट टेकन। कमर चीमा साहब, आप कैसे सारी सिचुएशन को देख रहे हैं और साथ साथ क्या बजट में ये कोई ख़तरा होंगे? क्योंकि वो कहते हैं कि इमरान खान साहब भी हमारे लीडर हैं, हम ख्याल ग्रुप हमारा है, लेकिन वो कोई अभी उन्होंने ऐसी ना थ्रेट दी है ना ऐसे किन्हीं ख्यालात का इजहार किया है कि शायद वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दें इस गवर्नमेंट के लिए। मसल उन्होंने अपना ज़रूर शो किया है एंड वी ऑल नो कि वो चाहें तो वो ठीक ठाक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरह से हुकूमत एक बहुत थिन लाइन पर है। हाउ डू यू सी द सिचुएशन एंड व्हाई इट इज़ बीइंग लिंगर्ड ऑन? देखिए, पहली बात तो यह है कि वो कहा जाता है कि अगर आपके दुश्मन के पास कैपेबिलिटी हो तो उसकी नीयत कभी भी बदल सकती है। सो जहांगीर तरीन साहब और इमरान खान की जो के दरमियान तरीन साहब की नीयत कभी भी बदल सकती है। और आज जो ये बात की जा रही है कि ये अली ज़फ़र साहब की रिपोर्ट लेट क्यों आ रही है और ये चीज़ें लंगर ऑन क्यों कर रहे हैं, बेसिकली गवर्नमेंट टाइम बाय करना चाहती है कि कहीं ये जो मनी बिल है मरकज़ के और जो सूबों के ये गुजर जाए ताकि हमें ये डी सीट ना कर सकें। मनी बिल अगर ना पास करा जाए, गवर्नमेंट गई, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सो एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा, खान साहब बिल्कुल पावर पॉलिटिक्स पे यकीन रखते हैं। कोई जहांगीर तरीन नहीं है, कोई जुल्फी बुखारी नहीं है। ही बिलीव्स इन हैविंग हिज ओन पावर एंड पावर इन हिज ओन हैंड। और इसीलिए आप देख लें उन्होंने कुर्बानी दे दी, एक कमजोर वज़राए अल्लाह लगाने की कुर्बानी दे दी, बिकॉज ही बिलीव, उनको पता था कि मैं किसी को भी ताकतवर बंदे को लगाऊंगा तो जो मेरा आइडिया वो शायद अवाम तक ना जा सके और ये बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं जो इनके अंदर इर्द गिर्द ही होते हैं, ये खुद ही सारा कुछ समेट लेंगे। सो ये चीज़ तो है। अभी वो उनके ऊपर जो है लगा रहे हैं मजहबी रिलीजन कार्ड खेल रहे हैं, गवर्नमेंट टाइम बाय कर रही है, इमरान खान साहब से एहतसाब हुआ नहीं है, गवर्नेंस के चैलेंजेस अपनी जगह, जो है इकोनॉमी के जो नंबर्स हैं वो उसके ऊपर तकसीम है, कोई कह रहा है ये है, कोई कह रहा है वो। तो ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं कुछ ऑप्टिक्स तो क्रिएट करनी होती है गवर्नमेंट ने, और वो थोड़ी बहुत ऑप्टिक्स तो शुक्र करें CPAC क्रिएट कर रहा है। और जो एनर्जी प्रोजेक्ट्स और ये जो डैम्स के प्रोजेक्ट हैं जो ऑलरेडी मिलिट्री और गवर्नमेंट मिल के समझ रहे हैं कि जो हमारा जो ओवरऑल स्टेट की हमें नेचर बदलनी है, इकोनॉमिक जो हम बात कर रहे हैं उसकी तरफ लेके जा रहे हैं। तो वो इस इमरान खान के पास तो रिसोर्सेज नहीं है। 4000 अरब इकट्ठा हो रहा है, 7000 अरब का टोटल बजट होना है, तो 3000 अरब का तो वैसे ही डेफिसिट है और चीज़ें मैनेज नहीं हो रही। और अबव ऑल तरीन साहब टाइम बाय, तरीन साहब भी समझते हैं कि मेरा वापसी इमरान खान से ताल्लुकात कभी भी बेहतर नहीं हो सकते, और खान साहब भी कभी भी तरीन को वापस नहीं चाहते। और उनको पता है कि खान साहब का आइडिया बिकता है, उनका जो आइडिया ऑफ अकाउंटेबिलिटी, लोग खान साहब पे मरते हैं, लोग
लोग समझते हैं यार ये बंदा ठीक है। अबव ऑल 3 साल में खान साहब ने ये तो कहा है मैं करप्ट नहीं हूं, मैं करप्शन नहीं कर रहा, हाँ मैं डिलीवर नहीं कर सका, वो एक सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम्स है, मैं वो नहीं कर सका। लेकिन समहाउ उनकी ये जो स्ट्रेंथ है ये उनको अभी तक बचाई जा रही है कि ही वांट्स टू डिलीवर, ही इज नॉट कैपेबल टू डिलीवर बिकॉज उसके इनके इर्द गिर्द माहौल इस तरह, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, पॉलिटिकली। तो सर ये माहौल तो 70 साल से पाकिस्तान में यही है, तो मैं तो सबको फिर क्लीन चिट दे देता हूँ। नून लीग ने इतनी दफ़ा गवर्नमेंट की माहौल की वजह से नहीं सही कर पाए, पीपल्स पार्टी ने इतने दौर देखे माहौल की वजह से नहीं कर पाए, आज 2021 में भी हमारे पास माहौल यही है, 2027 में भी माहौल यही रहेगा। एवरीवन विल गेट अवे विद दिस एक्सक्यूज कि ये माहौल नहीं डिलीवर करने दे रहा, और वो कह रहे हैं जी 50 साल पहले जो काम करने चाहिए थे वो आज हम कर रहे हैं। ये देखिए ये हम ये अक्सर बात करते हैं, लेकिन अरसलान साहब इस वक्त मुल्क के अंदर मिसाक मुईशत चाहिए, मिसाक जमहूरियत और बड़ा कुछ हो गया। आपने इकोनॉमी पे बात करनी है तो फिर आपको पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे लेके आना पड़ेगा ना। आपको ये जो आपने दुश्मनों के खिलाफ सारा टाइम जो पार्लियामेंट को आपने बंद किया हुआ, पॉलिटिकल कंसेंसस जनरेट नहीं कर पा रहे, आप इलेक्शन रिफॉर्म्स नहीं कर सके, खान साहब ने अपने एहतसाब के नारे को भी कामयाब नहीं कर सके और पार्लियामेंट के जरिए रिफॉर्म्स भी नहीं लेके आ सके। ये दोनों चीजें तो मौजूद हैं। अगर खान साहब लॉन्ग टर्म डिलीवर करना चाह रहे थे तो उनको अपने अकाउंटेबिलिटी के नारे को ब्रेक देनी पड़नी थी या कमजोर करना पड़ा था। नारा तो लगा नहीं है, उल्टा तरीन साहब को ही पकड़ लिया, नवाज शरीफ साहब तो चले गए, ऑपोजिशन तो सारी मौजें मार रही है इस वक्त। राइटली सर तो ये जो आपने पॉइंट उठाया, मैं अगली चीज़ पर जाने से पहले ज़रा इस पर बात ज़रूर करूंगा, लेकिन एक ब्रेक की जाने बढ़ना है कि हालात का आपको अंदाज़ा नहीं था। जब हम गवर्नमेंट में आए, हमने हुकूमत संभाली, हमें फिर मामलात का पता चला। ये मामलात अगर पीजे मीर साहब को पता हो सकते हैं, मुल्क के अब्दुल्ला गुल साहब को और कमर चीमा साहब को पता हो सकते हैं, तो फिर पूरी की पूरी पीटीआई कैसे ना वाकिफ़ थी। और फिर अगर हम लोग शायद बहुत कम कमेटी मीटिंग्स में जाते रहे, या 5 साल आप पीछे अपोजिशन में थे, आप मेंबर्स थे आपके लोग, उनको कमेटी मीटिंग्स में ब्रीफिंग्स मिल रही थी, उनको पता चल रहा था। गो क्या आपको पूरी तरह नहीं पता होता, लेकिन यू गेट एन आइडिया दैट व्हाट्स गोइंग अराउंड। मैं ब्रेक के बाद इस पर ज़रा राय लूँगा और फिर जो खान साहब ने अवाम के सवालों के जवाब दिए हैं उन पर भी बात करेंगे। साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। पीजे मीर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब हुकूमत संभाली हमें अंदाज़ा नहीं था, ये डू यू थिंक दिस कैन बी एन एक्सक्यूज़? आपको अंदाज़ा ही नहीं था तो आप आवाम को 25 सालों से ये कह रहे थे कि मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो ये कर दूँगा, मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो वो कर दूँगा। आज आप कहें कि हालात मुझे इजाज़त नहीं दे रहे चीज़ें करने की, ये किस हद तक ये एक एक्सक्यूज़ है दैट ही कैन गेट अवे विद? मुझे प्रिसाइज इस पर आंसर देते हैं, फिर हम दूसरे मामले पर आते हैं। ये अरसलान, ये मैंने ख़ुद पीएम हाउस में इमरान से मैंने यही पूछा, मैंने कहा व्हाई इज़ इट कि ये इतना काम नहीं हो रहा। ही सेड तुझे पता है कि जब मैं बाहर था तो मैं तो बाहर माफिया शोर कर रहा था, मैं अब अंदर आया हूँ, अंदर भी माफिया है। और वो एंड यू नो ही वाज वेरी 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 स्ट्रेट एंड ऑनेस्ट अबाउट इट, and I tend to agree with him, and particularly with him because इन्होंने तो पहले गवर्नमेंट देखी नहीं थी, अपार्ट फ्रॉम वॉट एवर खैबर पख्तूनख्वा का जो एक आप कह लो एक लिटिल ट्रेलर। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आप बाहर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम बड़े कई होते हैं कि भाई जी ऐसे ऐसे एनालिसिस कर देते हैं एज दो वी नो द फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। पीजे मीर साहब, मुझे एक बात बताइएगा, मैंने आज तक जब कोई इक़्तिदार में है ये कहते हुए कि मैं इक़्तिदार में भी माफिया को डील कर रहा हूँ, मुझे कम से कम मेरी यादाश्त में और महदूद तजर्बे में नहीं है कि मैंने सुना। जो इक़्तिदार से चला जाता है या जिसको निकाल दिया जाता है वो तो ज़रूर उसकी तरफ तज़किरा करता है, बट वाइल बीइंग इन द ऑफिस। ये आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया है। No one had the guts to say it. Imran has the guts and has the guts to say it, and he said it openly. देखो ये बिल्कुल जिस तरह कमर चीमा साहब बात करें, ही वॉन्ट्स टू डिलीवर, बट अनफॉर्चुनेटली जो कई इसके जो हैं नगेट्स हैं, दे डोंट फिल इन द ब्लैंक्स, बट ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। मुझे तो कोई आंखें बंद करके कहे भाई तुम बताओ कि तुम्हारे लीडर के अंदर कौन ऑनेस्ट है, मैं आंखें बंद करके इमरान कहूँगा। मैंने तो उसको बचपन में देखा है, इसने 1 रुपए का कभी भी, हम जब स्कूल में भी होते थे हर चीज़, इसने कभी भी ऐसी कोई बात नहीं की। ये एक ईमानदार आदमी है और जिस तरह बात करता है खुल के बात करता है। समटाइम्स ही आई थिंक वो ऐसी भी बात कर जाता है कि यू नो यू हैव टू मेक अ रिवर्सल ऑन दैट, बट एट द एंड ऑफ द डे ही मीन्स वेल एंड दैट इज़ व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट। इंटेंट इज़ देयर,
लेकिन डायनेमिक्स आर नॉट फिटिंग इन एज व्हाट वी वांट. Who to be blamed for this, sir? Sir, I think his associates who are basically letting him down, because आपके पास एक अच्छा है पहला मेरा ख्याल वज़ीर आज़म, ना टेंटेड ना पेंटेड, आप उसको लेके आए हैं. और ये जो टीम है, ये जो कहते हैं ना लॉयल अपॉर्चुनिस्ट्स, ये लॉयल अपॉर्चुनिस्ट उसको मरवाते हैं. और ये तो पहले भी लीडरशिप को भी मरवाया है और अभी भी मरवाते हैं. तो मैं समझता हूँ इमरान गॉट टू गेट टू ग्रिप्स हिमसेल्फ. और ये भी बड़ी अच्छी एक एनालिसिस दी कि एक एक ऐसे आप उसको चीफ मिनिस्टर को लेकर आए, बिकॉज ही वांट्स टू डिलीवर, और इनका जो अपना जो प्लान है वो कहीं डिरेल ना हो जाए. सो बेसिकली यहाँ यही सिचुएशन है कि अभी भी यार लोग आते हैं, वो हर किस्म की कंप्लेंट्स करते हैं विद अबाउट द चीफ मिनिस्टर, इंक्लूडिंग द ब्यूरोक्रेसी. बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स अप टू द नंबर वन मैन टू गेट इट राइट. गुल भाई, आपकी मायनी खेज मुस्कुराहट की क्या वजह? मानी खेज कहाँ है? मैं पीजे साहब की बात सुन रहा था और महसूस हो रहा था, और मैं इस बात पे सोच रहा था कि ये बड़ा बरमला कहा गया. यकीनन इमरान खान साहब बहुत खुल के बात करते हैं, और उन्होंने ये भी खुल के कहा कि फौज और हुकूमत एक पेज पे है, और एक फौज और हुकूमत दोनों बड़ी जो है मजबूत होते हैं. और उसका वजीर आजम ये कह रहे हैं कि मुझे माफियाज जो है वो तंग कर रहे हैं और मैं माफियाज का कुछ नहीं कर सकता. अगर वो कुछ नहीं कर सकते तो फिर कौन कर सकता है? फिर अरसलान खालिद करेगा? ये तो नामुमकिन है. अगर इतने ही मजबूर हैं, अगर वो कश्मीर के हवाले से मजबूर हैं, अगर वो जो है वो दीगर मामलात पे मजबूर हैं, तो फिर मुझे बताएं कि देन हु इज गोइंग टू डील, हु इज गोइंग टू बेल द कैट? मसला ये नहीं है. मसला ये है कि ये सारी चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन वो खुल के बात करते हैं. देखें, पीजे साहब ने कहा कि वो ऑनेस्ट हैं. मैं सीधी बात है, एवरीबडी इज गिल्टी इन दिस वर्ल्ड अनलेस प्रूवन अदरवाइज. ये तो वक्त जब आएगा और उनकी हुकूमत खत्म होगी तो फिर पता चलेगा कौन कितना था. और वाकई मेरे ख्याल अगर वो सही होंगे तो ये कौम उनको क्लीन चिट देगी, ये मीडिया उनको क्लीन चिट देगा. और दूसरी बात ये है कि टीम कौन सिलेक्ट करता है. अगर आपने क्रिकेट टीम लगानी है और उसके अंदर आपने विकेट कीपर मेरे जैसे आदमी को लगाना है जिसको बॉल पकड़नी नहीं आती, तो कसूर किसका है? टीम कैप्टन का या मेरा, जिसको बॉल पकड़नी नहीं आती थी और उसको, मैं फुटबॉल का प्लेयर था और मुझे उठा के क्रिकेट का खिलाड़ी लगा दिया गया? ये खिलाड़ी और कप्तान की टर्मिनोलॉजी से बाहर ही नहीं आ रहे. मसला ये है, ये चीमा साहब यहाँ बैठे हैं, ये बेहतर इसके ऊपर बता सकेंगे. लेकिन देखें, अगर ये मिनिस्टर्स जो लगाने हैं, अपॉइंट करने हैं, तो कौन करेगा? खैबर पख्तूनख्वा के मिनिस्टर को आप देख लें, सीएम को देख लें, पंजाब के सीएम को देख लें. पूरा पाकिस्तान जो है वो गलत है, सारे चीफ सेक्रेटरी गलत है, सारे आईजी पंजाब गलत है, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर साहब ठीक हैं. इसी तरह से केपीके के अंदर जो कुछ हो रहा है सारे वो गलत हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब ठीक हैं. बलोचिस्तान में तकरीबन आपकी हुकूमत है, सेनेट में आपके जो है वो लोग मौजूद हैं, सिवाय सिंध के अंदर जहां आप कॉम्प्रोमाइज तरीके से काम कर रहे हैं. बाकी आप मुझे बताएं किस जगह है? अगर इसके अंदर भी नहीं हो सकता तो फिर क्या परफेक्ट कंडीशन? गुल भाई जरा आ जाए थोड़ा सा इस मामले पर. ये जो इमरान खान साहब ने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, तवील सिलसिला कॉल्स लेने का, वो G11 भी चले जाते हैं रमज़ान में, अवाम के दरमियान. आपका वज़ीर आज़म आपके साथ है सर, आपके दरमियान 11 बजे पकौड़े, दिन को 11 बजे पकौड़े बना रहे हैं रमजान शरीफ के अंदर. कोई तो खुदा का खौफ करे और जो है समोसे तले जा रहे हैं. क्या बाकी लोगों को खाना खिलाएंगे? 7 बजे अजान हो रही थी. लेकिन बहरहाल देखें, मकसद ये है कि ये फैब्रिकेटेड था, सबको पता है, कोई इतना ऑर्केस्ट्रेट था. कोई कौन से ये सवालात थे जो आपने देखा, वो बाकायदा सवालात प्लांटेड थे. हर किस्म का जो है वो मौजूद डिस्कस किया गया. आम आदमी को देखें, आम आदमी के पास मैं भी जाता हूं, मैं पब्लिक मैन हूं और आप भी जाते हैं, मीडिया के आदमी हैं. क्या वो रोटी, मईशत, यही 2-4 चीजें, कानून, कचहरी, पुलिस, यही बात होती है ना? इसके अलावा कौन सी बात होती है? अभी आप जो है वो तमाम दुनिया की पॉलिसीज जो है वो डिस्कस करें. आप जो है वो बता ही नहीं रहे कि आपका जो है वो कश्मीर के ऊपर पॉलिसी क्या है, फलस्तीन के ऊपर तो आप बात करते हैं, अफगानिस्तान के ऊपर आप राइट सेट. गुल भाई पॉइंट आ गया. मैं जरा चीमा साहब की जाने बढ़ूंगा. पॉइंट टेकन. चीमा साहब आप कैसे देखते हैं? मैं तो यकीन जानिए इतनी खुशी होती है कि इतना डाइवर्सिफाइड अवाम टॉपिक चूज़ कर रहे हैं. एक कॉलर एक आ रहा है, वो कह रहा है फ़लस्तीन और कश्मीर पर मुश्तरका पॉलिसी दें, सूबों में पानी की तकसीम के मसले पर बात करें, रिंग रोड करप्शन पर, ऑपोजिशन पे.
अमेजिंग। हाँ बिल्कुल। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब अपनी पार्टी में अकेले ही हैं और उनके पास कोई नंबर 2 भी नहीं है कि जो उनके लिए प्रॉपर काम कर सकें। ये खुली कचहरी है ना, ये क्या है दूसरे लफ्जों में? ये काम था कि MNA MPA का साथ SHO DPO बिठा DPO तो है कमर चीमा साहब, नंबर 2 ही तो है पार्टी के अंदर। अच्छा। तो ये खुली कचहरी MNA MPA साथ DPO बिठा के लगाते थे, अभी खान साहब को भी लगानी पड़ गई। इट मींस कि वो जो नीचे वाला सारे का सारा स्ट्रक्चर है वो अनरिस्पॉन्सिव है ना, मतलब वो नई चीजें हो रही तो अभी खान साहब, और दूसरा अबव ऑल खान साहब अभी अवाम को ऑप्टिक्स देना चाह रहे हैं कि भाई देखो मैं यहाँ पे बैठ के, हम तो बड़े खुश हो जाते हैं ना, वजीर आजम ने लाहौर के एक खातून का मसला हल कर दिया, वाह वाह। हालांकि ये तो वहां पे जब कितनी खवातीन है और कितने हजारों मसले हैं, लेकिन हम ये ऑप्टिक्स क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। ऑब्वियसली उनको पता है कि मेरे से डिलीवर नहीं हो पा रहा, ऑपोजिशन मेरे पे चढ़ाई कर रही है, PDM का मसला है, मीडिया के अंदर फाइनेंस मेरे पास है नहीं है, और मैं अबव ऑल MNA MPs को पैसा नहीं दे सकता वो कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाकर डेवलपमेंट कर सकें, तो वो क्या करें? तो वो वापस वही रेटरिक और अपने मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर अपनी सॉफ्ट पावर डेवलप करने के लिए इस तरह के जो है वो बार बार टीवी पे आ रहे हैं और डायरेक्ट अवाम से जो राब्ता है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे वो अपनी एक जो एस्टैब्लिश्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी है अरसलान साहब, जो उनकी ऑलरेडी है, वो किसी हद तक उसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे और हो भी जाएगी। जिसको वो अभी भी कह रहे हैं कि मुझे एहतसाब नहीं करने दे रहे, ये माफिया अंदर है, माफिया बाहर है, सो अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को वो लगे रहेंगे। लेकिन लार्जर पिक्चर में इमरान खान साहब जो हैं, ही हैज लॉस्ट द केस इन। अब आप गाँव मोहल्ले, हम तो जाते हैं अपने गाँव में, गुजरांवाला इधर उधर घूमते हैं, पता चलता है लोग, हर बंदे ने सर पे हाथ रखे हुए हैं, कोई महंगाई की बात कर रहा है, किस चीज की बात कर रहा है। सो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और हैं, बताएं 2% 4%, और ऑन ग्राउंड मार्केट में जाएं तो महंगाई क्या है वो बिल्कुल और है। सो मैक्रो इकोनॉमी को मैक्रो से मिक्स ना करें, और जो ऑन ग्राउंड गुड गवर्नेंस ना होने की वजह से PM हाउस में बैठ के जो है वो आपको ये चीजें करनी पड़ती हैं फिर। अच्छा, ये बात यह है कि 90 की दहाई की चीज़ें हम 2021 में रिपीट कर रहे हैं, ये फ़ोन कॉल्स का सिलसिला, ये तमाम तर मामलात, ये काश के आज कोई नई इनोवेशन आती है तो इनके पास तो आइडियाज़ हैं। इर्द गिर्द होते हैं, अरसलान साहब बताते हैं कि परवेज़ अशरफ ने भी ये किया, ये वज़ीर आज़म फ़लाँ ने भी किया, ये हम क्योंकि डिलीवर नहीं कर पा रहे तो हम भी क्यों ना ये कर लें। सो वो जो फिल इन करना होता है, ये फिल इन है बेसिकली, और इर्द गिर्द के लोग फिर बताते हैं और वो कहते हैं हाँ यार ये कर लो, और फिर उसको जो है वो जो उनके एडवाइजर्स होते हैं, MNAs होते हैं, वो हाईलाइट करते हैं, देखो वज़ीर आज़म ने ये कर दिया। तो ये चीज़ें तो असल चीज इमरान साहब के अंदर खौफ है, और वो खौफ ये है कि मेरा सवाल तो चीमा साहब ये होगा ना कि आप इसको फैब्रिकेटेड नहीं रखें। फिर देखिए वो अगर आपने ये हो चुका है माजी में, आप रखें फिर आप ब्लंटली ओपन कॉल्स लें। ऐसे तो नहीं मुमकिन। वो 10 की 10 कॉलों में से 8 कॉलें आपके खिलाफ आए, उल्टा वो प्रोडक्टिव होने के काउंटर प्रोडक्टिव हो जाए। सॉफ्ट पावर डेवलप करनी थी, मुआशरे को बताना था कि देखो प्राइम मिनिस्टर कितना काम कर रहा है, या देखो मैं तो ये कर रहा हूँ। वो सिर्फ लोगों के काम नहीं करते, वो अपना एजेंडा भी दे रहे हैं। वुड हैव टेकन इट द अदर वे अराउंड के जी वज़ीर आज़म को 8 नेगेटिव कॉलें आ रही हैं, बट वो आवाम को फिर भी तसल्ली दे रहे हैं कि तो वो अपोजिशन ने उठा लेना था। देखें जनाब ये है आपकी हालत, आप तो अभी तो आपका डायरेक्ट कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ है अवाम से, देखें अवाम की ये मसले करें हल, तो उल्टा नेगेटिव पड़ना है। ब्रेक की जाने पड़ेंगे जी, ब्रेक से वापस आकर बात करते हैं, थोड़ी सी PDM पर साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। पीजे मीर साहब, ये अजीब ही मामला है। अब हम जो बात कर रहे हैं, देखिए जहाँ से आगाज़ किया था वो ये किया था कि हुकूमत, यानी कि इमरान खान साहब की हुकूमत, करीबी तरीन जहांगीर तरीन साहब, यही आपस में लड़ रहे हैं, उधर PDM आपस में लड़ रही है। जो मुश्तरका अपोजिशन थी, जिसने हुकूमत गिरानी थी, जिसने सब कुछ साथ लेकर चलना, खान अब्बासी साहब एक बयान देते हैं, शहबाज शरीफ साहब दूसरा बयान देते हैं, मरियम साहिबा तीसरा बयान देती हैं, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं आ जाओ पीपल्स पार्टी वालों हमारे साथ हो जाओ, पीपल्स पार्टी कहती है हमने नहीं आना, हमें नहीं। ये सर ये एक अजीब मजाक है, ये भी क्या चल रहा है। ऑन द अदर हैंड मतलब इट्स इक्वली फ़नी, जितनी फ़नी चीज़ें हुकूमत में हो रही हैं उतनी फ़नी चीज़ें अपोजिशन में भी हो रही हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि हम ये सारी सूरत हाल देख रहे हैं। हाउ डू यू सी? देखें, ऑपोजिशन जब जिसको हम कहते हैं, दे आर सपोज टू बी गवर्नमेंट इन वेटिंग, एंड इंस्टेड ऑफ ये जो अभी आपने बात की है,
इससे इसको गुरेज करना चाहिए और संजीदगी से आप तनकीद करो, बिकॉज अगर आप इन्हीं चक्रों में पड़े रहोगे तो कल लेट्स पुट इट दिस वे हाइपोथेटिकली अगर गवर्नमेंट चेंज भी होती है तो यू विल हैव 0-0। मुझे तो अभी याद है कि ये जब नवाज शरीफ अपना वो मैनिफेस्टो 2013 का 180 से जा रहा था तो मैं इसके पीछे था, तो एनी वाज टॉकिंग कि यार मुझे तो समझ नहीं आती है कि मैं ये गवर्नमेंट लूँ या ना लूँ अगर जीतता हूँ, क्योंकि यहाँ तो है ही कुछ नहीं है लेने को। अब आप अंदाज़ा लगाओ, दैट वाज अ वेरी सेंसिबल स्टेटमेंट। हालांकि उसके बाद कोलिशन में भी आ गए बट और कोलिशन में भी नहीं साथ रह सके ये। सो द क्वेश्चन इज़ कि हम बड़ी नॉन सीरियस पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वी हैव नो इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि अगर आपके पास लेट्स पुट इट दिस वे इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, इसको उड़ाया कैसे जाए, इसको ये नहीं कि इसके साथ चलें लेकिन इसको डिस्ट्रॉय कैसे किया जाए ताकि आई कम इन टू पावर एंड आई डू समथिंग डिफरेंट। और यही वजह है कि आपकी कंटिन्यूटी पॉलिसीज़ के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, आपकी डेवलपमेंट के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर हर किस्म की तनकीद और नेगेटिविटी आती है, और सारी गवर्नमेंट्स जो आती हैं वो एक दूसरे पे तनकीद पे लगी रहती हैं और जो आवाम है उसके मसले कोई रिजॉल्व ही नहीं करता। तो मैं समझता हूँ कि इट इज़ हाई टाइम दैट वी गॉट टू ग्रिप्स विद आवर पॉलिटिक्स सीरियसली। भाई अगर आपके लेट्स पुट इट दिस वे, अगर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ठीक आ रहे हैं, कई कहते हैं नहीं जी झूठ है, फाज है, ये है वो है, भाई इसका मतलब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है आपकी विच इज़ द सीनियर मोस्ट बॉडी, वो झूठ बोल रही है, उसके अंदर अपोजिशन के भी लोग हैं भाई, वो गलत बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो एक दूसरे पे आप ट्रस्ट करो ना। हमारा तो इतना बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन वाइस वर्सा कि आप किसी पे बैठ ही नहीं रहे हो। एंड ऑल वी वांट इज टू गेट इनटू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर। और आ गए फिर पूछा तुमने क्या किया, नहीं जी हम करेंगे, दूसरा तनकीद पे लग जाता है, आपकी गाड़ी इस ट्रेन पे चल जाती है। आई थिंक वी गॉट टू गेट आउट ऑफ दिस रट, और इस रट से निकल के कुछ एक्चुअली लोगों के लिए काम करें, जो कि अरसलान आई एम अफ्रेड इट्स ऑन अ वेरी स्लो प्रोसेस। अभी आपने यह बात की है, आपने पटवारी कल्चर ठीक किया, आपने थाना कल्चर ठीक किया, आपने कब्जा ग्रुप ठीक किया, आप कर रहे हैं, लेट्स गिव देम अ चांस, लेट्स गिव देम अ चांस। जब तक ये ठीक नहीं हो गए लोगों के मसले यही हैं। बिल्कुल सही सर। अब्दुल्ला गुल साहब, सर आप कैसे देखते हैं, ऑपोजिशन को कैसे देखते हैं, मफाहमत और मज़ाहमत को कैसे देखते हैं? ये मज़ाहमती सियासत तो पीपल्स पार्टी की होती थी, फिर जरदारी साहब आए, बेनज़ीर साहिबा की शहादत हुई, फिर उन्होंने मफाहमत की सियासत का नारा बुलंद किया, आज नून लीग मज़ाहमत की बात कर रही है और मफाहमत की बात कर रही है। ये क्या है सर सारा मामला? गुल साहब। देखिए अरसलान साहब, बिल्कुल यकीनन आप देख लें कि जब भी होता है मज़ाहमत तो आती है। ऑपोजिशन का मतलब क्या है? ऑपोजिशन पूरी दुनिया में अपोज करती है, कभी भी वो गवर्नमेंट के साथ नहीं चलती, उनको ये कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दे देती। लेकिन चाहे वो यूके में ही क्यों ना हो, किसी भी जगह में हो, वहाँ ऐसे ही काम चलता है। लेकिन असल बात यह है कि आपको लेजिस्लेशन करनी चाहिए, जिसका पीजे साहब ने जिक्र किया राइटली। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन लेजिस्लेशन कौन करेगा? अब काजी फायद ईसा के हवाले से देख लें कि उसके ऊपर प्रेसिडेंट साहब ने जो है वो साइन कर दिए विदाउट नोइंग, और उसके बाद फिर क्या हुआ वो आपके सामने। आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स, लेकिन रियलिटी यह है कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो अपनी लेजिस्लेशन करने में नाकाम रही, चाहे वो कब्जा माफिया के हिसाब से हो, चाहे वो आपको याद है नासिर दुरानी साहब आए थे, अल्लाह बख्शा उनको, तो क्या हुआ उसके बाद? वो आईजी साहब जो एक मिसाली आईजी थे, जो एक मिसाली सीएम थे केपीके के, उनको आज कहां आपने बिल्कुल एक किस्म का नजर बंद करके रख दिया गया, नजर ही नहीं आते वो। तो मकसद यह है कि लेजिस्लेट करें और कौम भी साथ देगी इंशाल्लाह ताला, ऑपोजिशन भी उनका साथ देगी, प्रोवाइडेड कि वो राइटली लेजिस्लेशन करना चाहें। अभी सिर्फ जो रेटरिक की बुनियाद के ऊपर अगर काम करना है और सिर्फ अपने गोल्स को सीधा करना है इस वजह से कि आप लोगों को आंखों में धूल झोंकते रहें सिर्फ, तो ये काम नहीं चलेगा। अभी ये रेकॉर्ड एक्ट के हवाले से आप देख लें कि आपके जो रोजवेल्ट और जो फ्रांस में होटल था उसको उन्होंने किया, आपने ये कहना शुरू कर दिया कि जी $6 बिलियन उन्होंने सब खत्म हो गए। क्या हमें नहीं मालूम कि अमेरिकन एग्जिट हो रहा है, तो इस टाइम पे थोड़ा सा आपको लेवरेज दिया, वरना पाकिस्तान के केसेस जो है वो तो सर्द खानों में पड़े हैं। क्या अमेरिका ने आपको मोस्ट फेवरेट नेशन का खिताब दे दिया है? क्या आपका न्यूक्लियर क्लब की मेंबरशिप दे दी है? क्या आपके दीगर मामलात के ऊपर, कश्मीर के ऊपर जो है वो कोई आपको ब्रेक थ्रू नजर आ रहा है? और आपको आपके मुआशी तौर पे क्या आपके कर्जे माफ कर दिए गए? जबकि उसके बरक्स मिस्र ने क्या किया था कि जब वो वॉर हुई उसके अंदर गल्फ वॉर, बिल्कुल सही, मिस्र ने अपने कर्जे सारे माफ करा लिए।
हम लोगों ने क्यों नहीं कराया? बात तो ये है कि ये लेजिस्लेट करें। पॉइंट आ गया सर, गुल साहब। मैं आप सब समय साथ होंगे। पॉइंट। कमर चीमा साहब, इतलात ये हैं कि जो बयानिया नवाज शरीफ साहब ने अपनाया था और जिसको लेकर पीडीएम चली हुई थी, वो बयानिया अब नवाज शरीफ साहब ये ख़ुद सोचते हैं कि नहीं, वो इस तरह इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बातें करके पब्लिक पॉपुलैरिटी सेंटिमेंट अपने साथ नहीं मिला सकते, लिहाजा अब वो पॉलिसी शिफ्ट कर रहे हैं। ये नज़र आ रही है आपको जब शहबाज शरीफ साहब सामने आए हैं और उन्होंने मफामत की बातें की हैं? ऐसा ही लग रहा है या कुछ अदर वे राउंड है? देखिए, एक चीज़ तो सामने पता चल रही है कि जिस तरह पीपल्स पार्टी की एक सुनने में आ रहा है कि और लग रहा है कि एक डील हो रही है, वो गवर्नमेंट इन वेटिंग है फेडरल में, तो पीएमएलएन भी समझती है कि हमें पावर वैक्यूम नहीं क्रिएट करना चाहिए। जो इंटरेस्टिंग सिचुएशन है क्या है, देखिए शहबाज शरीफ का काम वही है पीडीएम में जो पीपल्स पार्टी का था। पीपल्स पार्टी का काम ये था कि मौलाना फजलुर रहमान और पीएमएलएन और ओवरऑल पीडीएम को कामयाब नहीं होने देना इन टर्म्स ऑफ डी सेटिंग, इस सारे प्रोसेस को ख़त्म करने में कामयाब नहीं होने देना। शहबाज शरीफ साहब को भी इसीलिए रिहा किया गया है क्योंकि जो पीपल्स पार्टी है वो अपनी अकेले की पॉलिटिक्स करना चाहती है और वो इन सारी चीज़ों में नहीं जाना चाहती थी। सो इस सारी पोजीशन में जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये चाहते हैं कि ठंडी और मीठी ऑपोजिशन हो, जो कि शहबाज शरीफ साहब विल मेक श्योर कि पीडीएम विल रिमेन ठंडी मीठी फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द एस्टैब्लिशमेंट, और एक इस तरह का सिचुएशन डेवलप हो। वापसी पे जाहिर बात है कि पीएमएलएन इस चीज़ समझती है कि 5 साल आपने ये ऑपोजिशन में गुजारे, अगले 5 साल तो ऑपोजिशन में नहीं गुजार सकते वो। सो जाहिर बात है वो सिर्फ सूबे में नहीं आना चाहते, वो मरकज में भी आना चाहते हैं और वो पूरी पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। क्योंकि सुनने में आ रहा है कि पीपल्स पार्टी तो ये कह रही है हमें कराची दिया जाए, जितने पंजाब के बड़े शहर हैं उनकी 2-2, 3-3 सीटें हमारे पास होंगी, तो तब हम मरकज में अच्छी हुकूमत बना सकते हैं। सो पीएमएलएन फेल करना चाहती है पीपल्स पार्टी को इसमें, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पीडीएम को फेल करना चाहते हैं। सो इट मीन्स के सारे अपनी अपनी, वो जिसे कहते हैं ना, अपने अपने इंटरेस्ट को वॉच कर रहे हैं ताकि पीपल्स पार्टी सिंध के साथ मरकज में आए, पीएमएलएन को पंजाब वापस मिले और वो भी मरकज के ख्वाह हैं, और पीटीआई को पता है कि हमें वापसी में सिर्फ केपी ही मिलना है नेक्स्ट टाइम। सो लेकिन केपी मिलना है फिर, हाँ, कि दिस इज व्हाट आई सी। और मौलाना फजलुर रहमान ये है कि मैं किसी बड़े इत्तेहाद का हिस्सा रहूं ताकि मुझे दोबारा कुछ ना कुछ ऐसा मरकज में और सूबे में मिल जाए ताकि मैं रेलिवेंट रहूं। अगर मैं इस तरह रेलिवेंट रहा तो पीपल्स पार्टी पीएमएलएन अपनी अपनी दौड़ है। चीमा साहब बज़ाहिर यही नजर आ रहा है, और मकसद अवाम का दर्द नहीं है, मकसद सिर्फ और सिर्फ पावर हासिल करना है, और यही हम देखते आ रहे हैं। और दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि जब कोई अवाम का दर्द लेकर इक़्तिदार में आएगा, जेन्युइनली नारा सब लगाते हैं, तो तभी मसाइल के हल की जानिब हम बढ़ेंगे। आज के प्रोग्राम से इतने ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।